अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ज़रा हटके। और हम सब की तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। उम्मीद है कि आने वाले दिनों और महीनों में हम कुछ बेहतरी देखेंगे। मुश्किल है लेकिन कहने में क्या हर्ज है। आज कॉल इन डे है, तो आपकी कॉल्स आएंगी, हम बातें करेंगे। और आपको ज़रा एक बार फिर नंबर्स बता देता हूँ, स्क्रीन पर भी चल रही हैं। 0213-233-0928 और 28 की जगह आप 29 और 30 भी डायल कर सकते हैं। मैं जानता हूँ चांद रात है, मुश्किल ये है चांस के कोई कॉल करेगा, लेकिन क्यों वो सब कोशिश करते हैं। पहले कॉलर है हमारे रहील अशर साहब कराची से। अस्सलाम वालेकुम रहील भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। पहले आप लोगों को भी बहुत बहुत चांद मुबारक, खैर मुबारक, पेश की ईद मुबारक और दुआ अल्लाह मियाँ इस ईद पे हमें बेइंतहा खुशियाँ सेहत तंदुरुस्ती के साथ अता करे। आमीन। और भाई एक छोटा सा शेयर करूंगा। जैसे आपको पता है माशाल्लाह जो पाकिस्तान के हालात हुए हुए इस तक इकोनॉमिक कंडीशन जो हुई है कराची में, मैंने देखा लोगों ने, आपने देखा सहरी इफ्तार जो जितना कर सकते थे। एक छोटा सा वाकया शेयर करूंगा, मेरे जानने वालों ने मुझे बताया। वो कहने के मैं एक शॉप पे गया, कोई ब्रांडेड शॉप नहीं थी, आम शॉप थी कपड़े की। तो एक साहब थे, उनके 3 बच्चे थे। कहने के वो बच्चों को कह रहे जी इस कलर का कलर ठीक नहीं है, ये सूट ऐसा है, ये ऐसा है। तो कहने के मैंने उनसे काफी देर में देखता रहा। मैंने कहा जी इसमें जो आप नुक्स कह रहे हैं वो मुझे समझ तो नहीं आ रहे। तो उन्होंने उनको हाथ पकड़े साइड पर, कहने के देखे जी 3 बच्चे मेरे, मिडिल क्लास का हूँ, पर अगर मैं ये 3 बच्चों को जो कपड़े ये मेरे बच्चे पसंद कर रहे हैं, अगर मैंने वो कपड़े दिला दिए तो मैं अपने घर का खर्च कैसे पूरा करूंगा। तो साहब कहने गए, मेरी आवाज भर आ गई। मैंने उनको कहा जी मैं कोई हेल्प करूं? उसने कहा नहीं, आज मैंने अगर आपसे हेल्प ले ली ना तो मुझे इसकी आदत पड़ जाएगी। तो मैं अपने बच्चों को इस तरह आहिस्ता आहिस्ता कर रहा हूँ कि यार ये बच्चे के कपड़े ऐसे नहीं, क्योंकि देखिए बच्चों की जिद के आगे हर इंसान जो होता है वो बिल्कुल हथियार डाल देता है। उन साहब ने जब ये किस्सा मुझे बताया है तो मैंने कहा कि मैं आपके साथ शेयर करूं। और मेरा सवाल ये है कि जी हम जिस हालात से गुजर रहे हैं, आप लोग भी जानते हैं कि जी सफेद पोश हैं, अल्लाह ताला ने भरम रखा हुआ, पर मैं आपको क्या बोलूं कि हालात ऐसे होते जा रहे हैं कि हमें अपनी सफेद पोशी का भरम रखना बड़ा मुश्किल हो गया। क्या चीज पूरी करें क्या ना करें। मेरा सवाल ये है आपसे, क्योंकि उनकी बात सुन के मुझे भी बड़ी मतलब जज्बाती सा हो गया कि मुझे भी रोना आ गया कि देखें हालात इस नहज पे आ गए हैं कि हम छोटी छोटी खुशियां पूरी करने के काबिल नहीं रहे। तो मेरा सवाल ये है कि हम पाकिस्तानी एज़ कोई उम्मीद रखें कि जी कुछ पाकिस्तान के 2-4 महीने में हालात बेहतर होने की उम्मीद है, या इसको फिर हम अल्लाह पे छोड़ दें और अल्लाह के आगे गिड़ाएं कि या अल्लाह तू ही इस मुल्क के हालात बेहतर कर दे, क्योंकि हमें अपनी हुकूमतें और अपने इदारों से कोई उम्मीद नहीं कि वो पाकिस्तान की आवाम के बारे में कुछ सोचते हों। बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उम्मीद पर ही दुनिया कायम है रहील भाई, लेकिन मैंने ख्याल कि ये महीनों की बात तो नहीं है। क्यों? अच्छा, ये जो अभी आपने किस्सा सुनाया है, तो इससे मुझे एक चीज़ याद आई। एक शॉर्ट फिल्म मैंने देखी ईरान की, मेरे ख्याल कोई 2-2.5-3 मिनट की थी, ज़्यादा से ज़्यादा। मैं सिर्फ थोड़ा सा आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। तो एक बंदा दुकान में जाता है, बेकरी, ठीक है, जैसे तो बहुत भूखा है और बहुत गरीब भी था, उसके साथ उनका बेटा था। तो वहाँ से ना वो एक कोई रोल, ब्रेड का रोल उठा कर ना अपनी जेब में डाल के निकल रहा होता है। तो पीछे से ना वो दुकानदार उसका हाथ पकड़ लेता है, ठीक है, और वो कहता है वापस आओ तुम। तो उसका बेटा पूछने लगता है कि अबू क्या हुआ, आपको क्यों पकड़ रहे हैं? तो दुकानदार देखता है और वो कहता है यार तुम ऐसे ही चले गए हो, तुमने तो अपना खुला ही वापस नहीं लिया। तो उसके हाथ में वो पैसे पकड़ा देता है, ठीक है। अब वो थक्का बक्का रह जाता है कि मैं क्या करूँ, मतलब आंखों में आंसू आते हैं, लेकिन वो दबा के निकलने की कोशिश करता है। एक और बंदा वहाँ पे रुकता है, उसने कहा तुम कहाँ जा रहे हो? वो कहता है कि यार अब तो मैं पकड़ा गया। उसने कहा यार ये तूने जो ये चावल की जो तुमने बोरी ली थी, ये तो तुम भूल के जा रहे हो। तो ये बिल्कुल मुझे मतलब अभी रहील भाई आपके किस्सा सुन के ना बिल्कुल ये बल्कि ये एक वो भी था, ईरान में ये तजुर्बा हुआ था, पाकिस्तान में भी 1-2 जगह करने की कोशिश की गई थी। वो है दीवारें क्या वॉल ऑफ काइंडनेस कहते हैं, मुझे कुछ इस तरह की थी। नहीं याद उसको, दीवारें कि आप जो मेहरबानी, दीवारें मेहरबानी कि उसमें आप ऐसा करते हैं, रद्दी चीज़ें नहीं, फालतू चीज़ें नहीं, जो आप समझते हैं कि जैसे मेरी शर्ट्स हैं या किताबें हैं या बर्तन हैं जो अरसे से इस्तेमाल नहीं हो रहे और आपको पता है कि कभी भी इस्तेमाल नहीं होंगे, तो आप वो अलमारियाँ उन्होंने लगा दी हैं खाली खाली, उसमें आप खामोशी से रख जाएं। तो जो लोग हैं ज़ाहिर है जिसको ज़रूरत होगी वो इज़्ज़त नफ्स को मजरूह हुए बगैर वो ले जाएगा। तो मुझे लगता है कि अब ये वक्त आ गया है, बजाय इसके कि हम खुश उम्मीदी का इजहार करें,
मैं दरख्वास्त करूँगा जो जो भी कर सकता है कि मुखय्यर हज़रात, खुदा तरस लोग इस पे ज़रा ध्यान दें कि ये जो दीवार मेहरबानी का कॉन्सेप्ट है ये पाकिस्तान में किस तरह इंट्रोड्यूस हो सकता है। इस वक्त उसकी शदीद ज़रूरत है, या इससे कोई मिलती जुलती चीज़, हाँ, जिसमें फ्रूट्स हो सकते हैं, सब्जियां हो सकती हैं, हजार कपड़े हो सकते हैं, चीज़ें जो आप कबाड़ी को नहीं देना चाह रहे। मतलब ऐसी ना हो कि जी बिल्कुल ही आप कोई इंसान ना इस्तेमाल करने के काबिल हो। मेहरबानी ये सोचें वो चीज़ देते हुए कि जो आप पहनना चाहते हैं वही दूसरा पहन ले अगर आपके काम नहीं आ रही है। बिल्कुल। सईद रशीद हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम सईद साहब। हेलो, एडवांस ईद मुबारक। ईद मुबारक, खैर मुबारक सईद साहब। अच्छा, सबसे पहले तो गिला ये है कि डॉन में भी कॉलेज जो है सेंसर किए जाते हैं क्या हमारे? क्यों, आपको सेंसर किया गया? क्या है, पीछे किया था एक दफा ना। अभी मैं आपसे 3 बातें कर रहा हूँ। हाँ। पहली बात तो ये है कि ये बात आप लिख लें कि जिस दिन तक इलेक्शन की डेट हाँ बजट के बाद की नहीं आएगी, IMF साइन नहीं करेगा इसाकदार, ये लिख लें आप ये बात। सॉरी, क्या लिख लें, दोबारा बोले? लिख लें। अच्छा, लिख लेता हूँ, चले लिख लें। इसलिए कि इन्हें पता है ये फूक फूक के चलते हैं कि सारे मुश्किल फैसले हम। एक तो ये बात लिख एक तो सईद भाई ये बात लिख ली, दूसरी बताइए। दूसरी बात ये है कि एक साल पहले किंग मेकर ने कहा था, हमसे कहते फार्मूले बनाओ, हम फार्मूले नहीं बनाए। उन्होंने NRO दिया था एस्टेब्लिशमेंट पोस्ट पर। और अब तीसरी बात सुन लें कि वही लोग NRO देने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट के साथ वही होगा, वो बेगम पानी गर्म करो, नहीं तो मैं ठंडे पानी से बर्तन धोऊंगा। सुप्रीम कोर्ट। हेलो, हाँ तो बस सही है, ये तीनों बातें लिख, तीनों बातें होंगी। मैंने सिर्फ पहली बात लिखी है, नहीं बाकी मैं खाली कमेंट्स थे, तो बाद में लिखूंगा। बाद में थैंक यू सईद, ब्रेक में लिखवा देना। थैंक यू। क्या नासिर हुसैन साहब है? नासिर हुसैन साहब। कहाँ से? कराची से। कराची से। जी नासिर भाई। हेलो, नासिर हुसैन साहब। अच्छा, इजहार अहमद साहब है कराची से। अस्सलाम वालेकुम इजहार साहब। वालेकुम सलाम। इजहार कराची बात कर रहा हूँ। जी जी जी, मेरा नाम ही इजहार कराची है। आपका नाम इजहार कराची है? ठीक है। और आप कराची से ही कॉल कर रहे हैं? कराची से ही कॉल कर रहा हूँ। क्या बात है सर, ये थोड़ी सी कहानी तो बताएं, आपका नाम मतलब कराची कैसे लगा? पहली दफा मैं सुन रहा हूँ। असल में वजह ये है कि मेरा नाम पूरा है सैयद इजहार अहमद। ठीक है, लेकिन आज से तकरीबन 20 साल पहले से जब वो कराची के हालात ऐसे हुए कि कोटा सिस्टम, तो मुझे नौकरी नहीं मिल रही थी, तो पता लगा कोटा सिस्टम पे ही नौकरी मिली। तो उसके बाद फिर मैंने अपने आप को, जब भी किसी को फ़ोन करता था मैं कहता यार तो कोई बात करता है, मैं गुजरांवाला से बात कर रहा हूँ, मैं पेशावर से बात कर रहा हूँ। हर आदमी अपनी वो बताता था। मैंने कहा भाई हम भी कराची को बताएंगे। तो मैंने बोला कि मैं इजहार कराची बात कर रहा हूँ। सही है। मैं फ़ोन करता हूँ किसी को, बोलता हूँ इजहार कराची। तो इजहार कराची साहब फरमाइए क्या आज आप कहना और अब जब भी मैं किसी को फ़ोन करता हूँ ना, तो वो अगर मैं नहीं बोलता हूँ ना, वो खुद बोलता है इजहार कराची। नहीं, आपका जब नंबर सेव होगा तो वो भी इजहार। तो इजहार कराची साहब जरा बताएं आज क्या कहना चाह रहे हैं? अचानक रात कम कॉल्स हैं। हाँ जी। असल में ये करेंगे साहब की अभी कॉल आई थी कि जी हम लोग कैसे गुजारा करें। तो मैं अभी पूरे रमज़ान से पहले भी और पूरे रमज़ान भी कराची की सारी मार्केटों में गया हूँ। और मैं जैसे जौहर में रहता हूँ तो जितने भी हमारी ये फुल स्ट्रीट है पूरी, ठीक है ना जी, तो मैंने कोई मार्केट ऐसी नहीं देखी जहाँ पे फुल ना हो। समझ रहे हैं? यानी कि इस वक्त तो ये पोजीशन है, मार्केट में गाड़ी जा ही नहीं सकती, आपको पैदल जाना पड़ेगा, ये पोजीशन चल रही है। और मेरे जितने भी फास्ट फूड है हमारे यहाँ, जितने भी बड़े बड़े रेस्टोरेंट है हमारी पूरी हुए सब भरे हुए हैं। तो अब अगर लोगों के पास पैसा नहीं है तो फिर ये कैसे है? हाँ, अब ये तो पता है, इसके ऊपर मैंने भी सोचा था थोड़ा सा। हाँ। ये चीज मेरी समझ में नहीं आ रही, अगर लोगों के पास पैसा नहीं है तो उसकी खरीदारी कैसे हो रही है? असल में इसमें मसला ये है कि एक सगीर मलाल का शेर है कि लोग उस शहर को खुशहाल समझ लेते हैं रात के वक्त जो जाग रहा होता है। तो यकीनन रश है इस वक्त, लेकिन उसमें से अगर आप ध्यान से उन बाज़ारों में खामोशी से घूमें तो आधे जो हैं बच्चों को रोशनियां दिखाने लाए हैं, बहलाने के लिए लाए होंगे, और थोड़ी बहुत छोटी मोटी जो भी चीज़ वो दिलवा सकते हैं दिलवा देंगे। आधे वाकई कुछ कपड़े वपड़े जो हैं वो देने आए हैं। मैं गया था पिछले एतवार को मेरे बेटे के साथ हुई ईद के जोड़े वगैरह लेने के लिए, लोग भरे हुए हैं, किसी के हाथ में बैग बहुत कम है, ये नोट किया था।
और जहाँ तक खाने वाने की बात है तो लोग मेरे ख्याल है कि ये भी सोच रहे हैं कि यार अगर हम ये भी ना करें तो फिर तो ये चीज़ें होती हैं, मेरा ख्याल इतना क्लियर कट नहीं होता इज़हार भाई जी। और कोई कॉलर है जी? हेलो, अच्छा, मोहम्मद सलीम रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम सलीम साहब। वालेकुम अस्सलाम खान साहब और जरार खोरे साहब। मैंने जब भी कोई अप्रोच की या मैंने कोई मालूमात ली या मैंने कहीं बात की तो मैंने हमेशा आपके प्रोग्राम में उसको शेयर किया। तो मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ कि अभी 18 अप्रैल को मैं रात को अपने दोस्त के घर गया हुआ था, तो वहाँ पर तीसरा पार्टी स्टाफ के छोटे भाई हाशिम मुनीर साहब आए हुए थे। मैंने उनसे अपने पेंशन के इशू का जिक्र किया और मैंने उनको 1977 से लेकर आज तक की जो स्टोरी थी वो मैंने उनको बयान की। इत्तेफाक से मेरे मोबाइल पर उसमें मेरी पेंशन भी आ गई थी और मैंने अपने पेंशन की जो फिगर थी वो दिखाई कि मैंने कहा देखने में मैं ADP रिटायर हुआ हूँ और मेरी 10,731 रुपये मेरी माहाना पेंशन है। वो यकीन करें हाशिम मुनीर साहब परेशान और हैरान हो गए कि इतनी कम पेंशन है। मैंने कहा कि हम 13 साल से ये जंग लड़ रहे हैं और अभी भी हम अदालत में खड़े हुए हैं। और फिर वो मुझे कहने लगे कि मैं ठीक है आपकी हेल्प करूँगा और मैं इंशाल्लाह इस सिलसिले में ज़रूर आपके साथ तावन करूँगा। कि दूसरी बात यह है कि सर जहाँ मैं रहता हूँ वो लालकुटी रावलपिंडी कैंट का इलाका है। GST मेरे से 4 फरलांग से है और जहाँ राहिल शरीफ साहब के जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब की रहाइश है वो भी 4 फरलांग के करीब है। पूरी हसनाबाद का इलाका है। मैंने 57 साल पहले जिस स्कूल से मैट्रिक किया था उस स्कूल का नाम है सीबी टेक्निकल हाई स्कूल लालकुटी रावलपिंडी। आसिम मुनीर साहब जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है इनके तो ये तो अच्छी बात हो गई कि आपकी उनके भाई से मुलाकात हो गई। अल्लाह करे कि जिसे कहते हैं ना सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल, वो अगर इस्तेमाल हो जाए तो ये इन जैसे हज़ारों लोग हैं और आपके बारे में हम अच्छे से जानते हैं कि कई साल से ज़ाहिर है कि आप हमसे बात कर रहे हैं और कुछ भी नहीं होके दे रहा। तो अगर सॉफ्ट पावर यूज़ हो जाए तो बहुत ही अच्छा है। हज़ारों जो लोग हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ दे दी इस मुल्क के लिए, नौकरियाँ की, अक्सर चीज़ें ऐसी हलाल कमाया कि सही बंदे के कान में चीज़ जले। तो हमारी ख्वाहिश है कि ऐसा हो जाए और ये मुलाकात बराबर साबित हो जाए। थैंक यू सो मच। हैदराबाद से मुमताज़ ब्रोही। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी जरार साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर जी। मैं मेरा पर्सनल तो नहीं है, ये बहुत सारे सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों लोगों का एक प्रॉब्लम है जी। मेरा प्रॉब्लम है पाकिस्तान के सबसे बड़ा मुखैर जो हैं हमारे मलिक रियाज साहब, उनके बहरिया टाउन कराची के हवाले जी जी फरमाएं। तो मैं भी वहाँ का एक छोटा सा क्लाइंट हूँ जी। 10 साल हो गए हैं, मेरे ख्याल में तकरीबन 10 साल होने वाले हैं। वैसे वहाँ लगा के प्लाट भी ले लिए हैं बहरिया टाउन में। ये 1 की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जो 10 साल पहले स्टार्ट हुआ था जी। तो अब वहाँ पर जो वो प्रीसेंस जहाँ पर बहरिया टाउन वालों के अपने बनाए हुए घर या फ्लैट्स हैं, उसके सिवा बाकी जहाँ जहाँ पर भी उन्होंने प्लाट दिए हैं, घर हम लोगों ने बनाए हैं, वहाँ कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। वक्फा लेते हैं और हम थोड़ा सा ट्राई करते हैं कि इसको फिक्स करें। वेलकम बैक। और मैं अगली कॉलर हैं सोबिया कुरैशी नॉर्थ कैरोलिना से USA। अस्सलाम वालेकुम सोबिया, ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया, ईद मुबारक आप सबको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जरा हटके की टीम आप सबको आज चांद रात के दिन लाइव शो करने का शुक्रिया। मैंने कहा आप लोग बैठे हैं तो हम भी कोशिश करें कॉल मिला। बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी, थैंक यू। तो दैट वाज द होल थिंग। सबको ईद मुबारक। पाकिस्तान के लिए बहुत सारी दुआएं सबकी। आपके यहाँ आज ईद होगी? जी जी सर, आज ईद है और बस अभी ईद का दिन है यहाँ पे। ओके। एंड आप लोगों ने पिछले हफ्ते जो है वो बहुत अच्छे शोज किए, जो एक दो सेगमेंट किए, TCF और शौकत खानम और SIUT एंड देयर वाज अनदर थिंग, आंखों का इलाज मेरे लिए। जी हाँ।
जी। तो रियली अप्रिशिएट दैट। बहुत लोगों को नहीं पता था और आपके तवज्जुह से जो नहीं पता था वो उनको भी कुछ ना कुछ हेल्प करने का मौका मिला। मैं उनको भी बहुत दुआएं देती हूँ। आपके इस वक्त लाइव कॉल कर रही हूँ, मैं दोबारा नाम लूंगी बायोनिक्स का, वन ऑफ माय फेवरेट पीपल जी। और मैं उनको बार बार कहती हूँ उनके वेबसाइट पे कोई ऐसा लिंक नहीं होता। आई डोंट नो कोई वजह होगी कि वो लोग नहीं डालते और पीपल। जी हाँ, मैं ट्वीट भी कर रही थी, देयर मस्ट बी सम रीजन बट आई वुड रियली encourage them to मैं कन्वे कर दूंगा सोबिया जी, अगर वो कर सकते हैं तो आई एम श्योर वो करना चाहेंगे, क्यों नहीं। और बाकी सब बहुत शुक्रिया आप सबको, आपकी फैमिलीज को ईद मुबारक। आपको भी और आपकी फैमिली को खैर मुबारक। अल्लाह थैंक यू सो मच, बहुत बहुत मेहरबानी, थैंक यू जी। रियाज अरशद हैं लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम रियाज साहब। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, क्या हाल चाल है जी आपका? ठीक ठाक है? बिल्कुल खैरियत। आवाज आ रही है? जी जी जी, लाउड एंड क्लियर सर, फरमाइए। हाँ जी। पहले तो जनाब आप सबको बहुत मुबारक हो गया माशाल्लाह। मैंने आज से कोई 11-12 साल इससे भी पहले टीवी देखना छोड़ दिया था। तो फिर आप लोगों का प्रोग्राम देख के बस इसी को देखते हैं। अल्लाह ताला आपको खुश खुर्रम रखे। एक और गुनाह हमारे सर पर। हाँ जी, सब मीडिया को मुझे यही था कि ये इनको चाहिए कि पाकिस्तान मीडिया लीग के नाम से एक सियासी पार्टी बना लें, और अगर ये लोग चाहें तो शायद इनके जो वज़ीर आज़म बन जाए इनकी तरफ से। मुझे तो लगता है जैसे सारे हल कर देंगे पर हल कोई भी नहीं निकलता। मैंने तो काफी दफा लिखा भी है कि मुल्क के 3 बड़े इदारे हैं, फौज है, पार्लियामेंट और अदली है। ये तीनों बैठ के फैसला कर लें कि किसकी बात मानी जाएगी। सही बात है। इंशाल्लाह शायद इस मुल्क में कोई बेहतरी आ जाए। तो आप बराए मेहरबानी अगर हो सके तो इस वर्ड को भी तवज्जुह से अपने प्रोग्राम के आगे बढ़ाइएगा। बाकी अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे जी। बड़ा अच्छा प्रोग्राम आप लोग करते हैं। बहुत शुक्रिया रियाज साहब, बहुत अल्लाह ताला। वैसे ये अच्छी है, तीनों बैठ के ना करेंगे, और मैं तो कहता हूँ अकड़ बकड़ कर लें। हाँ, कोई भी इशू है ना उसमें उसकी सोल्यूशन ही होनी चाहिए अकड़ बकड़। अगर आप पर है चले इसका फैसला फौज, ये चीप जोक ऐसा चले ठीक है यार, सही है। कोशिश कर रहा था उससे, तब आप मेरा साथ नहीं देना चाह रहे तो ठीक है यार। अता मोहम्मद साहब है कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। जी सर, अता मोहम्मद बात कर रहा हूँ। सर मेरी लाइन मिलाएं आप। मिला दी भाई। आप बात कर रहे हैं, बात कीजिए। लाइन इन हो गई है। जी सर मैं एक थोड़ा सा आपसे मशवरा करना चाह रहा हूँ। जी सर, मशवरा मेरा ये है कि मैंने 2012 से लेके अभी तक एक जनरेटर का काम शुरू किया हुआ था जो बगैर ईंधन चले, बगैर तेल के, बगैर गैस के, बगैर पेट्रोल के चले। किस चीज पे चलेगा ये? सर चलेगा, सुने आप मेरा मुकम्मल बात सुने। लेकिन मैंने पहले 25 लाख रुपए लगाए हैं इस पे, दोबारा मैं 30 लाख लगाना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये 200 केवी का जनरेटर होगा सर। 200 कितने का? 200 केवी का। 200 केवी का, ठीक है। इसके बाद मैं 1 मेगावाट का यानी 1000 किलोवाट का जनरेटर बना सकता हूँ। पहले ये 200 केवी का बना दूं, क्या हुकूमत मुझे सपोर्ट करेगी? नहीं यार, पहले आप 1 या 2 केवी का अपने तौर पे बना के चला के दिखाएं तो कोई आएगा ना आपके मदद के लिए। ये कैसे चलेगा सर? किस चीज में चलेगा? चला के चेक करा सकता हूँ। नहीं मतलब फिर भी नहीं कैसे चलेगा? मतलब ये किस चीज में चलेगा? पहले तो आप 1 केवी या 2 केवी का एक छोटा सा जनरेटर चला के दिखाएं ताकि फिर लोग मदद करें ना, आए आपके पास। मुझे लोगों को नहीं करना, मैं 200 केवी का चला के दिखा सकता हूँ। फिर मैं चाहता हूँ तो आप जब दिखा दें तो उसके बाद जाहिर है मीडिया आपकी तरफ आएगा और उसके बाद कोई ना कोई आपका फाइनेंसर भी आ जाएगा। तो जब भी आप 1 केवी का जनरेटर सिर्फ रूहानी ताकत से चला दें, जो बिजली, तेल, गैस और पानी के बगैर हो, तो सबसे पहले हमें इत्तला दीजिएगा। हम आके वो जनरेटर देख लेंगे, उसकी जो है पब्लिसिटी भी करेंगे और कोई ना कोई फाइनेंसर भी मिल जाएगा। लेकिन पहले चला के दिखाइएगा, ठीक है? थोड़ा मेरा मशवरा है सर, 1 मिनट के लिए। जी मैं ये कह रहा हूँ कि मैं 200 केवी का, 1 केवी का नहीं, 200 केवी के बाद 1 मेगावाट का बना। थैंक यू सो मच, थैंक यू, ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आज मैं पूछना चाह रहा था कि किस चीज पे चल रहा है। कल हम यही बात कर रहे थे, कुछ इसी से मिलती जुलती। नहीं हो सकता चल जाए यार, रूहानी ताकत पे चल सकता है। बदर मुनीर है लिया से। अस्सलाम वालेकुम बदर साहब।
अस्सलामुअलैकुम जनाब। क्या हाल चाल सर जी? आप सुनाएं, आज आपको तो ईद मुबारक कहनी थी, जरा हट के टीम को भी ईद मुबारक कहनी है सर। और दूसरा जो हालात जिस तरफ जा रहे हैं, एक बात सबको समझ लेनी चाहिए, अंडरस्टैंड कर लेनी चाहिए कि जो कुछ ज़ियाउल हक दौर में जो कुछ हुआ उसने अब यू टर्न लेना है। सब लोग इसके ऊपर ग्रेजुअली गैर महसूस तरीके से काम कर रहे हैं। अब कोई जुडिशली है, मिलिट्री का इदारा है, प्रेस है, जो भी शोबा है, सबको अब वापस जाना पड़ेगा। पार्लियामेंट की जिम्मेदारी है कि सब चीजों को उसने दुरुस्त करना है, अपनी चीजों पे ले आना है। होता यह है कि आपकी नेगेटिव एक्टिविटी में कोई 20-50 साल गुजरे हों या पॉजिटिव एक्टिविटी में गुजरे हो, वो आपकी आदत का हिस्सा बन जाती हैं, मेंटली भी और असाबी तौर। बिल्कुल। तो वो उनसे एक्सेप्ट नहीं हो रहा, चीजों को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे। जितना जल्दी चीजों को सब लोग अंडरस्टैंड कर लें कि हमने अब यू टर्न की तरफ जा रहे हैं, अब हम चीजों को दुरुस्त करने जा रहे हैं, दुरुस्त होने जा रही हैं, जितनी जल्दी समझ लेंगे उतना जल्दी हम बिल्कुल सही आगे लेके। बिल्कुल सही। सॉरी बदर साहब, और लेकिन अच्छी बात है फैक्ट्री रीसेट। हाँ बिल्कुल रीसेट, उसके बगैर काम नहीं चलेगा। और बदर मुनीर साहब, आपको बहुत ईद मुबारक। फिलहाल वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद आपकी कॉलों का सिलसिला जारी रहेगा। वेलकम बैक। कराची से हैं शाहिद अहमद साहब। जनाब वालेकुम अस्सलाम। हाँ सर, मैं शायद बोल रहा हूँ कराची से। बात यह है कि जिस मुल्क के जो है ना मुहाफिज पहले लोगों को तो रास्ते में गाड़ियों में पकड़ के लूटते हो, गाड़ी तो वो रोक के जी कि 150 या 1000 जो भी है वो दे दो। उसके बाद जो है ना, अब उन्होंने ये काम शुरू कर दिया है कि मैं शालतीब टाउन एरिया में रहता हूँ। ये पिछले दिनों इन्होंने एक बंदे अगवा करके पुलिस वाले जो इसको मजहर रहमान साहब अभी जो है मुअत्तल है, उसकी जो इंक्वायरी जो है वो मलिर एसपी साहब या जो भी है वो कर रहे हैं। तो आप इससे ये अंदाजा करें कि अभी उनका 1500 से जेब नहीं भरता। अभी लोगों को जो है ना अगवा करके उनके पेरेंट्स को फोन करते हैं कि जी हमें 30 लाख या 25 लाख रुपए दे दो तो फिर वो हमारा बंदा आपका छोड़ देंगे। तो जिस मुल्क में मुहाफिजों की हालत है वहाँ पे क्या बनेगा। और उसके साथ जो है ना, अभी ये साथ में मारवी गोट है, यहाँ कोई 6 महीने पहले एक छोटे से बच्चे के साथ रेप भी हुआ है और उसको 3 बंदों ने जान से मारा है और वो दंदाती फिर रहे हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये जो आईजी साहब है, डीआईजी साहब है, ये काई के लिए सिर्फ ये बड़े लोगों के जहाँ करदारी मर्दारी हाउस में बैठी हुए उनकी हिफाजत के लिए बैठे हुए हैं और लोगों की भी हिफाजत करेंगे। हम लाखों रुपए टैक्स किस बात का दे रहे हैं। मेरे जैसे बंदे का 1.5 लाख रुपए टैक्स कटता है सालाना। तो अभी पता नहीं ये कौन सी मखलूक है और ये किस लिए बैठे हुए हैं और ये फिर किसकी हिफाजत करे। क्या इस मुल्क में अब इनकलाब की भी जरूरत है कि नहीं है? लगता तो है कि हाँ है, जैसे आप बात कर रहे हैं। अगले कॉलर हमारे नसीर अहमद साहब रहीम यार खान से। अस्सलाम वालेकुम नसीर साहब। हेलो बशीर अहमद जी। नसीर अहमद साहब जी। अस्सलाम वालेकुम। बशीर अहमद, नसीब अहमद, जो भी सर। अस्सलाम वालेकुम। बशीर अहमद, बशीर अहमद, सॉरी जी। अस्सलाम वालेकुम बशीर साहब। बशीर अहमद तो जी 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 सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो हजरात साहब और मुस्तफा खान को मेरी तरफ से मेरी ईद मुबारक। खैर मुबारक सर। मेरा ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान के एक होम कस्बे से है, जहाँ की एक खूबसूरत मस्जिद है। एक तरफ गुड्डू बराजा, दूसरी तरफ और भी बहुत कुछ, मतलब सी पैक भी है। लेकिन हमारे इलाकों कुछ सालों से कुछ लोगों ने, जैसे छोटू गैंग हो गया, इस तरह के और बदमाश हो गए और लोगों ने होल्ड किया हुआ है। और पिछले 1 हफ्ते से या 1.5 हफ्ते से हमारे इलाके में पुलिस का सर्च ऑपरेशन भी हो रहा है डाकुओं के खिलाफ। मगर सर, जब तक ये सरकारी निजाम और धौंस धांधली ये नहीं रुकेगा, हमारे इलाके का कोई पुरस्कार हाल नहीं है। एक तरफ तो हम देखते हैं अगर इस्लामाबाद और लाहौर की तरफ से हमें वहां भी कुछ सुझाई नहीं देता। मेरी कुछ आदत यह है, जिस तरह मुस्तफा खान प्रोग्राम पेश करते थे, बात से बात मैं भी कुछ ऐसी बातें जानता हूँ और बात से बात भी बना असली बात भी जानता हूँ।
तो मेरे खान साहब से गुजारिश ये है कि खुदारा ये जो कुछ हो रहा है, अभी कोई रिपोर्ट आई है कि इसको बलोच BL या DRA वगैरह कुछ होगा, वो लोग सपोर्ट करें, ऐसी बात कुछ भी नहीं है। बात की बात बनाने वाले हैं। मेरी आप लोगों की तवज्जो से मियां शहबाज सईद साहब, चीफ मिनिस्टर पंजाब जितेंद्र हुसैन, तो उनसे गुजारिश है खासूसी दिलचस्पी देखे इस इलाके के बारे में क्लियर कराएं। हम गरीब लोग हैं, छोटे छोटे लोग हैं, किसी के पास 2 एकड़, किसी के 4 एकड़ है, उस लोग उनके बच्चे लेके जाते हैं और फिर 20-20 लाख रुपए मांगते हैं, जिनकी सालाना आमदन 5 लाख रुपए, वो 20 लाख कहाँ से देगा। सो एक दफा फिर इन दोनों साहबान को जो मेरे सामने बैठे हुए हैं, दिल्ली ईद मुबारक। थैंक यू। ठीक है सर, ये वही जो कच्चे में जो ऑपरेशन चल रहा है ना वहाँ हाँ, इस पर भी हमें फोकस करना वो तो बहुत पुराना नासूर है उस इलाके में। नजीब अहमद साहब है इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम नजीब साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं सर? ठीक है सर, आप खैरियत से? जी अल्लाह का शुक्र, आप फरमाइए। बड़ा अच्छा लग रहा है सर, आप लोगों का प्रोग्राम बड़ा इंटरेक्टिव होता है, बड़े लोग रिमोट एरिया से भी आपके पास आ रहे हैं जी, बड़ी अच्छी गुफ्तगू होती है। मुझे सिर्फ इस्लामाबाद के हवाले से ये बताना था, बाकी घरों में भी यही हाल है जी, कि बेकारी बढ़ गए हैं। ये आप लोग बताएंगे कि क्या वजह है, गुर्बत बढ़ गई है या क्या? क्योंकि आप ATM पे जाएं, 4 खड़े हैं, मुझे आवाज आ रही, दुकानों पे चले जाएं, 4 इधर उधर खड़े हैं, तो पूरा एक काइंड ऑफ अटैक है। मैं समझ गया हूँ, मैं समझ गया। ये नजीब साहब, आप बताइएगा। नजीब साहब का कहना है कि इस्लामाबाद के रिहायशी हैं और कह रहे हैं कि बेकारी बहुत बढ़ गए हैं, कह रहे सीजन है ना, सीजन भी है। अच्छा, उनका था कि या क्या ये गुर्बत है या कुछ और है, ज़्यादा ये माफिया एक्शन होता है और जी ख़ास तौर पर। और जो मेरे बहुत लोग हैं इस्लामाबाद में जिन्होंने यही बात की है कि एक बाकायदा ऑर्गेनाइज्ड तकरीबन 5 लाख लोग मूव करते हैं और उनमें से 1.5 लाख कराची आते हैं सीज़न लगाने के लिए, और बाकी जो हैं ये लाहौर और इस्लामाबाद, ये जो मार्केट है यहाँ जाते हैं। और फिर जो समर के महीने होते हैं उसमें ज़्यादातर ये जो गैंग्स हैं वो ट्रालियों में भर के पूरे ख़ानदान वो जाते हैं कागान नारान की तरफ, उधर भी पूरा सिस्टम मौजूद है इनका। तो बहुत इनसे यार डिसिप्लिन और ऑर्गेनाइजेशन और प्रोफेशनलिज्म सीखने और लॉजिस्टिक्स ये है। तो ये बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। हाँ, ऐसा ही है। और इनकी आमदनी जो है वो ज़रार साहब ठीक ठाक मेरे आपके तनख्वाह से ज़्यादा है, यकीन उसके इसमें तो दो राय बहुत ज़्यादा, इसमें तो 2 राय नहीं है। हाँ यार, क्यों डिप्रेस कर रहे हो यार। अच्छा, और विनोद मेघवार हैं टंडो आदम खान से। अस्सलाम वालेकुम। टंडो मोहम्मद खान साहब जी, अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते सर। नमस्ते। तो आप बहुत अच्छी ड्रेसिंग करके बैठे हो। बसूद साहब से तो पहले एक मेरी मुलाकात की है, आपसे तो नहीं, तो माशाल्लाह आपको ईद की भी मुबारकबाद। थैंक यू। हेलो, हाँ सर, मैं टंडो मोहम्मद खान से बात कर रहा हूँ, विनोद मेघवार। जी 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 सर, अभी हमारे यहाँ पे जो माइनॉरिटीज हैं पाकिस्तान और सिंध में, उनके साथ इश्यूज बढ़ रहे हैं। जैसे अभी कल का एक वाकया हुआ है सांगड़ जिले में, वहाँ पर बच्चा वो जैसे गंदम की कटाई के लिए कोई फैमिली वहाँ पे गई हुई थी, तो उनका बच्चा उठा के उसको मुस्लिम करने की कोशिश की गई, फिर कुछ लोग बीच में आए और वो बच्चा वापिस हुआ। एक बुद्धि कोलन है हर पार के डिस्ट्रिक्ट के, उसकी शादी हुई थी, फिर उसके शोहर ने उसे छोड़ दिया, अभी वो दर बदर लगी पड़ी। कुछ दिन पहले समन कुमारी का शो हुआ था, बड़ा हाईलाइट हुआ। बरचुंडी वाले तीर और ये क्या इशू चल रहा है, आखिर इनका मकसद क्या है? माइनॉरिटीज के साथ सिंध में उनकी जिब्रन मजहब तब्दील क्यों किया जा रहा है? हाँ, ये कोई ऐसा नहीं है कि पहली दफ़ा ये वाक़या है, ये हर हफ्ते ऑन एन एवरेज एक वाक़या होता है और सबसे ज़्यादा नाम भरचुंडी वालों का आता है। वहीं सीधा उन्हें लेके जाते हैं अगवा करने के बाद और उनको फैसिलिटेट किया जाता है और ये दावा किया जाता है कि उन्होंने जो है वो कबूल कर लिया है, मज़हब तब्दील कर लिया है, एक पर्चा और फिर उसके बाद चूँकि वो अब नहीं रहे, हिंदू नहीं रहे या क्रिश्चियन नहीं रहे, तो अब जो उनके घर वाले हैं वो उनके लिए हो गए नामहरम और उनके साथ आप ना जा सकते हैं, ना कलाम कर सकते हैं। अच्छा, हैरत की बात इसमें यह है
और ये बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि 90% जो लड़कियां हैं उनको बाद में छोड़ दिया जाता है और कई जो हैं वो वापस नहीं आती, कहीं और बिठा दी जाती हैं या बिक जाती हैं, और जो आती हैं वो अपने ख़ानदान को मुंह दिखाने के काबिल पूरी बिजनेस है। अच्छा, सो हमेशा लड़की होती है? हाँ, लड़की ज़्यादा इंटरेस्टेड होती है मज़हब बदलने में, लड़के मैंने या मर्द या ख़वातीन हमेशा एक उम्र की लड़कियां होती हैं मखसूस। और एक और चीज़ इसमें नोटिस की है, और ये मुझे एक हिंदू सोशल एक्टिविस्ट ने इसकी तरफ मेरी अटेंशन ड्रॉ की थी, हमेशा लोअर कास्ट। अच्छा, और यही एग्जैक्टली ये तजर्बा जब उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में और राजस्थान में हिंदू VHP वगैरह वाले करते हैं मुसलमानों की घर वापसी के लिए, तो हमें बड़ी तकलीफ होती है यार, बहुत बुरा, ये क्या नहीं करना चाहिए ऐसे। तो ये है, वक्फा ले लें। वेलकम बैक। और अगले कॉलर है हमारे मुस्तफ़ा सफ़ी साहब कराची से। अस्सलाम वालेकुम मुस्तफ़ा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप सर? अल्हम्दुलिल्लाह सर, ईद मुबारक आपको, तमाम आलम इस्लाम को, सबको ईद मुबारक पहले तो हमारी तरफ से। जी जी, खैर मुबारक। अच्छा सर, अब मैं एक बात अर्ज करना चाह रहा हूँ, ये जो एडवेंचर आप देख रहे हैं चल रहा है, कौन सा वाला? हमारा सुप्रीम कोर्ट का और पार्लियामेंट का, तो मजबूत जमहूरियत के लिए मैं थोड़ी सी स्टडी अपनी की है मैंने, तो मैं उस पर ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ पार्लियामेंट मुख्तलिफ बिल पास कर रही है, तो 2 पार्टी पॉलिटिक्स का भी बिल यहाँ पे पास होना चाहिए। 2 पार्टी पॉलिटिक्स, जिस तरह यूरोप में है, जिस तरह अमेरिका में है, कि सियासी पार्टियां बस 2 ही हो। अच्छा, यूरोप में पाकिस्तान की पार्टी और एक पुराने पाकिस्तान की। यूरोप में नहीं है सर। देखें, ये सिर्फ अमेरिका में आपको ये फिनोमेना मिलेगा, और यूरोप में अगर आप सिर्फ यूके की बात करें तो हाँ 2 बड़ी जमातें हैं, 3 बड़ी, लिबरल एंड कंजर्वेटिव, लेकिन उसके साथ फिर आप थर्ड पार्टी भी तो है, लिब डेम्स, तो उनको भी है वो देखें, वो इग्नोरेबल। अच्छा, और ये देखिए, ये कानूनन नहीं हो सकता दुनिया में कहीं भी। ये पॉलिटिकल प्रोसेस के तहत खुद ब खुद जो है लोग 2 पार्टियों में इकट्ठे हो जाते हैं। ऑर्गेनिक जो है कुदरती अमल है, ये डंडे के जोर पे नहीं हो सकता। ये डंडे के जोर पे ना हो, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट के जोर पे हो सकता है। वही डंडा हो गया ना, रिप्रेजेंटेशन एक्ट। नहीं अपराध मिलकर डंडा हो गया साहब। आपका ऐसे नहीं, डेमोक्रेसी में ऐसे नहीं चलता। लेकिन सीरियसली आपका क्या ख्याल है कि इससे क्या फायदा होगा? इससे फायदा ये होगा कि ये जो एडवेंचर है, जो प्रेशर ग्रुप्स है, ये खत्म हो जाएंगे। तो वो दोनों भी तो प्रेशर ग्रुप्स हैं, वो दोनों भी तो प्रेशर। ऐसा हो नहीं सकता सर, लेकिन नजरिया जरूरत के तहत आते हैं ना। नहीं, नजरिया जरूरत के तहत आते हैं, और उन्हीं की बुनियाद पे आप देखिए काफिली का। तो फिर 2 क्यों सफ़ी साहब, एक ही कर दे। हाँ, एक पार्टी क्यों? एक पार्टी कर देते हैं ना, फिर तो मसला ही नहीं है। फिर तो कोई 2 पार्टी होगी तो फिर मजा रहेगा ना। एक नए पाकिस्तान की पार्टी, मजे की बात, या तो मजे ले लें या मुल्क चला लेना सर। मैं तो कहता हूँ एक ही पार्टी। बहरहाल, थैंक यू सो मच। मंजूर अहमद साहब हैं पिंडी से। अभी मैं नहीं, अभी कौन? वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मंजूर खान रावलपिंडी से। जी सर। जी, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं। अच्छा सर, ऐसे है कि हमारे यहाँ जो है ना, टैक्स के हवाले से और दूसरी चीज़ों के हवाले से अक्सर लोग ये डिस्कस करते हैं कि ये टैक्स नहीं इकट्ठा हो रहा और ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो इसके लिए अगर एक ऐसा मैकेनिज्म बना लिया जाए कि एक बंदे को, एक फैक्ट्री को, कि वो एक सालाना अगर वो कह रही है कि मैं 1 लाख रुपए दे रही हूँ, तो उसको कहा जाए 1,20,000 आप दें, उसको मॉनिटरिंग सिस्टम खत्म कर दीजिए सारी चीजें, ताकि वो फिक्स टैक्स उसको रेवेन्यू जनरेट हो। तो इस तरीके से एक तो पाकिस्तान में डाटा भी आ जाएगा और उनका टैक्स भी रेवेन्यू बढ़ जाएगा। क्योंकि जब किसी बंदे को वहाँ पे ड्यूटी लगाई जाती है तो वो लोग तो इस चीज को ज्यादा सही तरीके से वो नहीं करते, डाटा नहीं फराहम करते, तो वो टैक्स हमेशा जो है वो सही नहीं जनरेट होता। मंजूर साहब, शायद पता नहीं, मैं मेरे इल्म में नहीं है कि आपको मालूम है या नहीं, 2010 से नादरा ने इसी तरह की एक शुरू की थी और उन्होंने FBR से को पेशकश भी की थी। कोई 1 मिलियन पाकिस्तानी शहरी हैं जो या तो ज़ीरो टैक्स देते हैं या टैक्स नेट से बाहर हैं, लेकिन उनका जो लाइफ स्टाइल है उससे अंदाज़ा होता है कि उन्हें 100% टैक्स देना चाहिए। ये डेटा का इशू नहीं है, डेटा मौजूद है, सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन का मसला है।
जो कि अब तक नहीं हो पा रहा है। और नादरा के पास ये सारे डेटा है और वो अपडेट भी करते रहते हैं। तो जिस दिन कोई हुकूमत सीरियस हो गई और अपनों में रेवड़ियाँ बांटने का जो कल्चर है उसको सेट असाइड करके सिर्फ ये देखा कि या तो ये टैक्सेबल है या टैक्सेबल नहीं है, तो मसला पूरा हल हो जाएगा। ये कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ पॉलिटिकल विल और नीयत का सवाल है। ऐसा ही है सर। हाँ। बिलाल अहमद साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम बिलाल साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक। आप सब लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं। खैर मुबारक। जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी बस मुझे ये पूछना था कि वही 60s और 70s में हम लोग पाकिस्तान की इंडस्ट्री जो थी एक्सपोर्ट करती थी, मैन्युफैक्चरिंग करती थी, डिज़ाइन करती थी, अब ये आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ जो बिल्कुल गायब हो गई है। हमारा करंट बजट डेफिसिट वगैरह जो है कि हम लोग एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं कोई भी फिनिश प्रोडक्ट्स। आप लोग को लगता क्यों है कि ये गवर्नमेंट ने कभी कोई पुश ही नहीं किया है? व्हाट डू यू थिंक ऐसा हो रहा है कि मतलब 60s और 70s की जो 60s में जो एक थी जिसको डेकेड ऑफ डेवलपमेंट कहते हैं, उसको सस्टेन क्यों नहीं किया गया? ये आपका कहना है, आपका सवाल है? जी और अलग अभी भी आजकल भी कोई गवर्नमेंट कोई पुश नहीं कर रही है कि भाई इंडस्ट्री को डेवलप करो, एक्सपोर्ट मार्केट बनाओ। हम लोग जस्ट इंपोर्ट्स में ही हम लोग फोकस हैं। सर काश इसका कोई आसान जवाब होता हमारे पास। बहुत चीज़ें हुई। मेरा जो पर्सनल थीसिस है वो ये है कि 65 की जंग से भी हमें बहुत नुकसान हुआ, क्योंकि उस वक्त तक हमारी ट्रैजेक्टरी बहुत बेहतर थी। अभी जाहिर है कि ये मैं एक फैक्टर की बात कर रहा हूँ, बहुत और फैक्टर्स थे। नेशनलाइजेशन हुई, मेरे ख्याल उससे भी अब काफ़ी नुकसान मिला। फिर उसके बाद जो कुछ न्यू लिबरल पॉलिसीज़ आई कि नहीं जी, मतलब ख़ुद बनाने की ज़रूरत क्या है जब हम बाहर से मंगवा सकते हैं, और ये उस वक्त तक चल सकता है जब आपके पास पैसे वैसे आ रहे हों बाहर से ना मुल्क को चलाने के लिए। तो हमने वही, जैसे आपने कहा, मैं अब थोड़ी सी ये जो हिमालयन सॉल्ट की अगर आप बात कर लें, कितनी फिनिश्ड पैक्ड प्रोडक्ट्स पाकिस्तान से जाते हैं और कितनी रॉ हिमालयन सॉल्ट आती है जो फिर बाकी पैकेज करके रॉ हिमालयन सॉल्ट जो खेवड़ा का है वो इंडिया जाता है। इंडिया में बेहतरीन किस्म की पैकिंग होती है और इंडिया बाकी ममालिक में ये कह के बेचता है कि ये हिमालयन सॉल्ट ये हमारा है। और फिर जी, और फिर एक और मसला ये है ना सर कि मतलब बिल्कुल आप हुकूमत की पॉलिसीज़ की पर तनकीद कर सकते हैं, करनी भी चाहिए, लेकिन जब हुकूमत का आधा वक्त सिर्फ हुकूमत बचाने में ही निकल जाए तो फिर मेरा ख्याल पॉलिसी तो नहीं बन सकती ना सर। आई मीन अगेन ये छोटा सा जवाब दिया है तो वैसे ये तो बहुत लंबी कॉन्वर्सेशन है, लेकिन एक आइडिया। और कौन है कॉलर? रफीक गोडियल साहब कराची से। पाकिस्तान नीटवेयर स्वेटर एक्सपोर्ट एसोसिएशन का चेयरमैन हूँ। जी सर। मसाइल तो हमारे टेक्सटाइल के बहुत सारे हैं। मैं एक बड़ा कॉमन इस वक्त हाईलाइट करूँगा आपको। बताएं सर। हमारे एक्सपोर्टरों को प्रॉब्लम हो रहा है जी कि ये कैप्टिव पावर जो है वो 1100 रुपए MPBT दे रहे हैं, जो इसकी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट आ रही है 19 रुपए 50 पैसे, जबकि जो इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट है गवर्नमेंट ने 42 रुपीज की है। तो आपकी जितनी सर्विस इंडस्ट्रीज हैं जो एक्सपोर्टर को प्रोवाइड करते हैं वो सस्टेन नहीं कर पाएंगे, इतने बड़े डिफरेंस है। अगर कोई कंपोजिट यूनिट है तो उसकी जो कॉस्ट इस वक्त बढ़ रही है कैप्टिव पावर के अगेंस्ट वो 3.5% है। जो सर्विस इंडस्ट्री है उनकी 11% कॉस्ट डिफरेंस आ रहा है। तो कैप्टिव पावर वाले कहते हैं कि हमने तो इन्वेस्टमेंट की है। भाई हम इलेक्ट्रिसिटी जो चला रहे हैं हमने भी जनरेटर में इन्वेस्टमेंट की भी है। अगर एक 500 किलोवाट का जनरेटर 3 करोड़ का आता है तो जो गैस का जनरेटर है वो 4.5 करोड़ में आता है। तो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट सेम है, इनकी कोई इन्वेस्टमेंट का आप ये कहोगे कि उनकी इन्वेस्टमेंट का उनको बेनिफिट मिलना चाहिए, वो दोनों का सेम है। तो आप मुझे बताएं कि ये कैप्टिव पावर और जो इलेक्ट्रिसिटी है के इलेक्ट्रिक है इसमें 22 रुपीज का डिफरेंस है। आपकी एसएमईज कैसे सरवाइव करेंगे? ये 200 यूनिट है जिनको ये सब्सिडी मिली हुई है कैप्टिव पावर की। ठीक है। हाँ, ये इस बारे में हुकूमत को मेरा ख्याल है ध्यान देना चाहिए अगर वाकई इन्हें डॉलर्स चाहिए तो। अगर गलती से हाँ, लेकिन ये इलेक्शन का मसला हल हो जाए तो शायद बाकी चीज़ों पे ध्यान जाए। तो फिलहाल इतना ही। और जब कपास बिकेगी तो फिर एक बार फिर हम सब की तरफ से आपको दिली ईद मुबारक। और अब हम जा रहे हैं छुट्टी पे। कोशिश को नहीं, कोई छुट्टी वुट्टी पे नहीं जा रहे। कोशिश जो है कीजिएगा कि ये जो 3 दिन हैं ये आप टीवी से दूर रहें,
ख़बरों से दूर रहें और अपना जो ख़ानदान है उसको ज़्यादा वक्त दे सकें, दोस्तों में अच्छे तरीके से गुजार सकें। लेकिन 11 से 12 ये शो भी देख लेना, बहुत हाँ, इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। हाँ वो तो वैसे बताना ज़रूरी हाँ, है। हाँ अगले हफ्ते जो है हम कुछ स्पेशल प्रोग्राम्स आपके लिए ला रहे हैं, सब्जेक्ट बेस्ड होंगे, हो सके तो देख लीजिएगा। हाँ। लेकिन मतलब ज़रूरी नहीं है, जब आप फुर्सत हो तो देख लीजिएगा। फ़िलहाल इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।